ऑलरेडी आप पाकिस्तान से बताएं जो कि गए 35 लाख लगा के आप 5 लाख का फ़ोन यहाँ पे लेके देना उसी इनकम से। लेट्स से 2025 चल रहा है, अब भी 19.5 साल के हैं। जी आपको अब दोबारा एक चॉइस दी जाए कि क्या आप दोबारा यूके जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तलब बिन जायद और आज हम आपके लिए लेके आए हैं द सेकंड एपिसोड ऑफ द रियलिटी चेक सीरीज। आज हमारे साथ है हमारे बहुत ही पुराने स्टूडेंट हु हैज़ बीन इन द यूके सिंस 2009। इन्होंने वहाँ से बैचलर्स किया, वहाँ से मास्टर्स किया एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 15 इयर्स ही इज़ अ नेशनलिटी होल्डर। तो आई वुड लव टू वेलकम फहद भाई। फहद भाई, वेलकम टू द पॉडकास्ट। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आई एम डूइंग वेरी गुड फहद भाई, थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे। आज आपके लिए ना मेरे पास सवालों की बारिश है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बहुत से स्टूडेंट्स के भी हैं और कुछ क्यूरियस क्वेश्चन मेरे भी हैं। जी पहला क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि पूछना हमें चाहिए, जो ऑब्वियसली एज अ कंसल्टेंट और एज अ काउंसलर तो डेफिनेटली मैं पूछूंगा कि आप 2009 में थ्रू बाइकैस गए थे। जी जी 2009 से लेकर अब तक हमारे साथ कैसा आपका साथ रहा? जी 2009 में मैं बाईकास के थ्रू गया था यूके और ये बहुत अच्छा रहा। और ये नहीं कि यहाँ से मुझे स्पोर्ट मिली है, इवन इन द यूके जब भी मुझे कहीं भी किसी भी तरह की कोई स्पोर्ट चाहिए थी तो मुझे डायरेक्टली मैंने कम्युनिकेट की है तो मिली है हर तरह की। इवन के स्टिल अभी भी कहीं भी किसी भी जगह कोई भी ज़रूरत होती है रेफरेंस के लिए, कुछ जो भी होती है वो मिलती है मुझे स्पोर्ट। वेरी वेरी ग्लैड टू नो अली भाई। फहद भाई सॉरी, मैं ये नाम की गलती अक्सर कर देता हूँ। फहद भाई, अब क्वेश्चंस जो हैं एक्चुअली स्टार्ट होने चाहिए। वो ये है कि अब एक बड़ी कॉमन चीज़ जो लोगों के बीच में आ गई है, जो माइंड में चल रही है कि यूके अब बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। इट्स नॉट वर्थ इट कि हम यूके जाएं, हमसे खर्चे मैनेज नहीं होंगे, ना कमाया जाएगा। इज इट ट्रू? नहीं, वो तो चीज़ें तो वक्त के साथ चेंज होती है ना। अब यहाँ पे भी कितनी महंगाई हो गई है। फिर उसके बाद ये है कि जब मैं गया था 2009 में तब यूके का आवरली रेट था 5 पॉइंट समथिंग, आवरली 5.10 पी आई लीगल थिंक, आवर रेट, राइट? लीगल आवर रेट। तो अब जो है वो 12.21 है लंदन का। तो लंदन का क्या है, क्लोज टू थ्राइस द जी 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 अभी एक्चुअल डबल अमाउंट। हो गया है। तो ये है कि इजीली अगर आप कैलकुलेट करो तो डबल हो गया है। तो महंगाई तो हर जगह ही हुई है, तो ये इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि अगर आप कंपेयर करो कि अब मुश्किल है या पहले मुश्किल थी। नहीं, आई डोंट थिंक सो। तो आपके अकॉर्डिंग जो अभी स्टूडेंट जाता है, जैसे आप 2009 में गए थे जी या जी अब कोई स्टूडेंट जाता है, तो क्या कोई ऐसा खास डिफरेंस आएगा कि आपने जो फेस मुश्किल की उससे ज्यादा उसको मुश्किल फेस करनी पड़ेगी या एक्चुअली सेम ही रहेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अब जो स्टूडेंट्स जाते हैं उनको कोई प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ 2009 में जब मैं गया था तो मैंने फर्स्ट वीडियो कॉल जो की थी वो 1 साल बाद की थी, और वो घर भी पे? इंटरनेट कैफ़े में गया था। वहाँ पे स्काइप के थ्रू की थी और वो भी बस उनको मेरी पिक्चर जा रही थी और उनको मेरी नज़र आ रही थी पिक्चर। अब तो आप जहाज़ में बैठते हो और उनके कतर एयरवेज़ जो है वो थ्रू आउट आपको नेट देती है, तो आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाओ तो आपको इंटरनेट मिलता है। आपके पास कितनी कैलकुलेशन है कि आप मैप पे देख रहे हो कि आपकी जॉब कहाँ पे है, आपका घर कहाँ पे है, कितना डिस्टेंस लगेगा, ट्रैवल कैसे करना है, आप पिक्चर देख लेते हो। जब हम वहाँ पे थे तो मैप का कोई कंसेप्ट नहीं था। हमने अगर 10 मिनट का डिस्टेंस था तो वो हमें 30 मिनट चाहिए होते थे, क्योंकि सेम बिल्डिंग्स है, ढूंढने में, पूछने में, बताने में तो बहुत टाइम लगता था। अब तो आप टाइम सेव कर सकते हो इन चीज़ों से, तो इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो। तो अपना मैसेज देना लेना आपके लिए स्टडी के लिए बहुत इजी वे है। वेरी नाइस, वेरी वेल सेड अली भाई। सॉरी फहद भाई अगेन। फहद भाई, एक जो चीज़ मैं पूछना चाहूँगा वो ये है कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे फॉर द व्यूअर्स कि आपने बैचलर्स कहाँ से किया, फिर आपने मास्टर्स किस साल में कब तक किया? जी, बैचलर्स मैंने यहाँ से किया था यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से। फिर मैंने फाइनल ईयर जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड से किया था, टॉप अप जो टॉप अप जो फाइनल ईयर था। फिर उसके बाद मैं लंदन आया और लंदन से मैंने एमबीए किया था 2012 में। ठीक है, एंड यू हैव बीन इन द यूके सिंस 2009। सिंस 2009 दिसंबर। वेरी वेल। अब मेरे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि बड़े ही मज़ेदार से होंगे, आपको भी शायद श्योर मज़ा आए। आप। हाँ भाई, पाकिस्तान से जानने से पहले लोगों को लगता है कि यूके ही हॉलीवुड है। मतलब वहाँ जाएंगे, जाते ही ज़िंदगी बदल जाएगी, आज कुछ और थी कल कुछ और होगी। असली ज़िंदगी क्या है यूके में एज अ स्टूडेंट राइट नाउ? जी नहीं, वो एक बाहर एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, आपको फील भी होता है और आपको पता भी चलता है कि वो वहाँ पे लाइफ अच्छी है। लेकिन चेंज आपकी ज़िंदगी में चेंज तभी आएगा जब आप वहाँ पे एक प्रॉपर वे से चलोगे। उसमें यह है कि आप जाएं, वहाँ पे स्टडी करें, अपना पीएफडब्ल्यू लें, फिर आगे आप सोचें। और जो प्रॉब्लम कह रहे हैं कि जी फेस
करनी होती हैं वो हर जगह ही होती हैं, मतलब कि आपको Obvious, मुश्किल हाँ। होती है, लेकिन आपने उसमें आपके लिए ईजी है चीज़ों को मेंटेन करना। जैसे आप काम करते हो, आप अपनी फ़ीस निकाल लेते हो, अपना खर्चे निकाल लेते हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, तो आगे भी आपको आसानी होती है। फादर, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपना जब टॉपअप स्टार्ट किया था, क्योंकि तब जर्नी आपकी यूके में तब स्टार्ट हुई थी, जी तो टॉपअप में क्या आपने पार्ट टाइम जॉब की थी, और अगर की थी तो क्या डू यू थिंक इट वाज वर्थ इट एट दैट टाइम? जी जी, जॉब के बगैर तो आप चल ही नहीं सकते ना, क्योंकि हम्म। ज़ाहिर है आपको वहाँ पे खर्चे मेंटेन करने होते हैं, अपनी फीस निकालनी होती है, फिर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है। तो जॉब तो मस्ट है। जॉब ये है कि आपको पहले 5-6 माह मुश्किल होती है, क्योंकि आपके लिए यूनिवर्सिटी भी नहीं होती है, जगह भी नहीं होती है, जॉब मिलने में मुश्किल होती है। और फिर मैं जब गया था, मेरी तो वहाँ पे कोई फैमिली मेम्बर कोई कुछ नहीं था, तो सारा जो है स्ट्रगल जो है वो खुद की। तो उसमें जॉब आपके लिए इतनी ज़रूरी है कि आप, मैं तो स्टूडेंट को सजेस्ट करूँगा कि वो कोशिश करें 2-2 जॉब्स करें। कैसे? वीकेंड पे एक अलग जॉब रखें, हम्म। और वीक डेज़ में जब उनकी यूनिवर्सिटीज़ डेज़ होते हैं वो शाम के टाइम जॉब ढूंढें, ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो। मतलब इस तरह पढ़ाई और काम दोनों मैनेज इक्वली हो जाते हैं? जी इजीली हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप वहाँ पे होते हैं, आप जिस काम के लिए गए हो पहले उस पर फोकस करो, वो है आपकी स्टडी, और सेकंड काम जो है वो आपका वहाँ पे अर्निंग करनी है, जॉब करनी है, वो करें। फाद भाई, अब क्योंकि आप ऑलरेडी स्टूडेंट थे, जी जी तो एक बड़ा जो मज़ेदार सवाल ये है कि कितना के पढ़ना पड़ता है, पढ़ाई कितनी मुश्किल है, अटेंडेंस कितनी मैटर करती है, और जॉब और अटेंडेंस या क्लासेस को इक्वली मैनेज किया जा सकता है इकट्ठे पैरेलली? जी, ये सबसे ज़रूरी है कि जब बच्चे जो यहाँ से स्टडी के लिए जाते हैं, हम्म। वो कोशिश करें कि अपने जो यूनिवर्सिटी के साथ मैटर्स हैं वो उनको अप टू डेट रखें, अच्छे तरीके से निभाएं, हम्म। क्योंकि आपकी कोई मिस्टेक यूनिवर्सिटी बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि उनके पास आप एक स्टूडेंट नहीं, उनके पास दूसरी कंट्रीज़ से भी आए होते हैं, नेपाल, जो कह लें बांग्लादेश, इंडिया। तो आपने वहाँ पे मेन फोकस करना है कि अपनी स्टडी के लिए अपनी अटेंडेंस को ज़रूर मेंटेन करना है। फीस तो आपने बाद में कमा के देनी है, लेकिन अटेंडेंस आपकी इतनी मेंटेन मैटर करती है कि वो आप जैसे हमारे साथ भी ये एक्सपीरियंस हुआ है कि हम जब यूनिवर्सिटी को जाते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि जी हम ऐसे ऐसे स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा पोर्टल खोल के देखते कि ये बंदा यूनिवर्सिटी कितने दिन आया है, अटेंडेंस चेक करते थे? अटेंडेंस चेक करते थे। तो वो कहते अच्छा ये बंदा रेगुलर आ रहा है तो स्टडी में ये ठीक है, हाँ इसको कोई फाइनेंशियली कोई मसला हो सकता है, कोई बीमार हो सकता है कोई, अब तो वो फिर आपकी सुनते थे। अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे हो, आपका फोकस दूसरी तरफ है, तो वो बोलेंगे जी आपने जो मेन काम था यहाँ जिस स्कीम के लिए आए थे वही नहीं आपने किया, तो अब हम आपकी क्या मदद करें, क्या हेल्प करें। तो मतलब आपका कहना ये है कि यूनिवर्सिटी लीनियंसी शो तभी करती है जब आप एक रेगुलर स्टूडेंट हैं, अपने ग्रेड्स को मेंटेन करते हैं, और जी फिर पैसों के मामलों में, फीस के मामलों में आपको अकोमोडेट कर देती है। बिल्कुल कर देती है। और दूसरी बात ये कि जो भी स्टूडेंट यहाँ से जाता है वो आधे साल की फीस दे के जाता है, यस, तो वेरी राइट। उसमें ये तो पहले 5-6 माह तो यूनिवर्सिटी कुछ नहीं कहती, ठीक है। उसके बाद होता है कि आपको 2-3 माह वहाँ पे बाहर सेट होने में, आपकी डॉक्यूमेंटेशन जिसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस, प्रोविजनल जो है, और दूसरा जो है नेशनल इंश्योरेंस नंबर, ये चीज़ें बनते हैं, तो 2-3 माह बैंक अकाउंट ओपन होते हैं, टाइम लगता है। तो इसी दौरान आप जॉब सर्च करो। बाकी आप पहले 5-6 माह में अगर आप 1500 भी कमा रहे हैं या 2000 पाउंड भी कमा रहे हैं, 2000 भी कमा रहे हैं, तो आप इजीली अपनी बाकी की फीस निकाल सकते हैं। और फाद भाई, एक बड़ी जो चीज़ है मुझे लगता है पूछनी चाहिए, अगर जैसे आप गए हैं और आपका कोई फैमिली मेंबर या पहले से कोई दोस्त वगैरह नहीं था, जी तो क्या एक अलोन पर्सन जो जिसका कोई जान पहचान नहीं है, जी वो जाता है, उसके लिए कोई डिफिकल्टीज क्या ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू अ पर्सन जिसकी फैमिली वहाँ है? देखें, आपकी फैमिली वहाँ पे है या लोन हो, आप हम्म। जो काम आपके करने वाला है वो आपने करना है। आपकी यूनिवर्सिटी Very के right. में जो स्टडी है वो फैमिली मेंबर तो नहीं ना कर सकता, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिर्फ एक चीज़ में सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियली, सिर्फ ये फ़र्क है। बाकी आपने जॉब जहाँ पे करनी है वो खुद अपने तरीके से करनी है, आना जाना रहना करना वो सारा आपने खुद करना है। सिर्फ आपको ये सपोर्ट मिलेगी कि जी वो आपको फाइनेंशियली रहने के लिए एक जगह दे देंगे, और उसके बाद लेकिन मेरे ख्याल से इट्स बेटर कि आप अकेले जाओ, अकेले रहो, क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो आपको उनके तरीके से चलना पड़ेगा। Obviously. अगर आप अकेले रहते हो, आप रात को 12 बजे भी जॉब से आ रहे हो, सुबह को 2 बजे जा रहे हो, तो आप कोई पाबंदी नहीं होगी, आप सेल्फ मेड हो गए, तो आपकी इज्जत भी ज़्यादा होगी अपनी नज़र में भी और बाकी फैमिली की नज़र में भी। ये और एक बेहतर मशवरा मेरे ख्याल स्टूडेंट्स के लिए यही है कि यही अगर है, आप वो स्टूडेंट्स में रहें, क्योंकि फिर उनको ज़्यादा उनका माइंड भी खुलेगा। अगर फैमिली के साथ रहें वो बोलेंगे ये हमारा कारोबार है, अब आपने स्टडी से आके ये काम करना है, तो वो बंदा, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जो फैमिलीज के पास गए हैं, वो आज भी 10 साल बाद भी उनके पास ही हैं, वो बाहर निकले ही नहीं है।
मतलब अगर आप अपना घर और अपना मुल्क छोड़ रहे हैं ऑलरेडी, तो आप, मेरा ख्याल है, इंडिपेंडेंट हो तो ज़्यादा बेहतर है। इंडिपेंडेंट और एक माहौल में जाएं जो आपको सूट करता हो, आपके बाकी अपना क्लास फेलोज के साथ, और आप जो आपके अपने आपकी मतलब फेलोज के कल्चर, साथ। आपके वो सॉरी क्या कह रहा हूँ, आपके सर्कल में जो हों हाँ। लोग। और फहद भाई, अकोमोडेशन की आपने जैसे बात की कि कई लोग अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, या आप अकेले गए थे, जी अकोमोडेशन ढूंढना कितना मुश्किल है? अकोमोडेशन जैसे मुझे पर्सनली अगर बात करूं, आई गेस पिछली इनटेक में मेरी एक स्टूडेंट थी जो यूके गए और उन्होंने प्री सेट, मतलब पहले से कोई अकोमोडेशन मैनेज नहीं की, लेकिन जैसे वो यूके पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने एक अच्छी अकोमोडेशन एक बड़ी अफोर्डेबल प्राइस में देखी। मतलब एक प्राइवेट अकोमोडेशन थी, सिंगल बेड, शेड नहीं था, जी। लेकिन उनको वहाँ यूके गारंटर चाहिए था, जिसकी वजह से उनको वो अकोमोडेशन नहीं मिल पाई। तो अकोमोडेशन ढूंढना कितना मुश्किल है, और अफोर्डेबिलिटी कैसी है अकोमोडेशन की? नहीं, वो ऐसे है कि ज़ाहिर है आप एक नई जगह से गए हो, हम्म। तो रेफरेंस तो आपको चाहिए होते हैं, यस। लेकिन उसमें ये होता है कि अब जैसे हम अगर हम पाकिस्तान में भी हैं तो हम किसी को कोई चीज़ रेंट आउट करते हैं, हम्म। तो हम सबसे पहले पूछेंगे भाई अपना आईडी कार्ड दो। ठीक ऐसे है। ही है। ऐसे जब आप यूके में जाते हो तो पहले दिन तो आपके पास सिर्फ एक चीज़ होती है और वो होता है वीज़ा। वो तो आपको हाँ, यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करने के लिए मिलता है। एंट्री परमिट होता हाँ, है एक या तरह वहाँ का। पे जाके वो आपको हम पूछते हैं कि जी आपकी यूके की कोई आईडी है, आपका हम्म। नेशनल इंश्योरेंस नंबर है, या आपका जो भी आईडी है वो हमें हम्म। प्रोवाइड करें। वो देने के बाद आपको ट्रस्ट के लिए उनको चाहिए होता है कि जी आप गारंटर दें कि अगर आप रेंट नहीं देते तो कोई और देगा। हम्म। तो उसमें दो ऑप्शन है कि या तो अगर आपका कोई अच्छा दोस्त है तो वो आपका रेफरेंस दे दे, अगर नहीं तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप उनको बोलो, ऑफर करो कि हम 2 माह का 3 माह का रेंट हम एडवांस में दे देते हैं। आपको यही डाउट होगा ना? हाँ, ये ट्रस्ट बिल्ड कर देता है हाँ एक जी, किस्म का। ट्रस्ट, हाँ जी। और फहद भाई, पार्ट टाइम जॉब्स का एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है जो मुझे लगता है हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। जी जी अब आपने बैचलर्स भी किया माशाल्लाह, और जी आगे जी। आपने मास्टर्स भी किया। अक्सर बैचलर्स के स्टूडेंट को ये बड़ी परेशानी होती है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी डेज होंगे वो ज़्यादा होंगे, 4-5 दिन होंगे, 4-5 दिन तो होंगे। हम साथ पार्ट टाइम जॉब मैनेज कर ही नहीं पाएंगे। जी तो जी पार्ट टाइम जॉब्स की क्या सिनेरियोज हैं एक बैचलर स्टूडेंट्स के लिए भी? मास्टर्स के लिए तो आई गेस डेफिनेटली ईजी है क्योंकि 2 दिन इजी है। क्लासेस होती हैं। बैचलर्स के लिए क्या सिनेरियो, क्या वो मैनेज कर पाते हैं? जी जी, बैचलर के लिए जो स्टूडेंट जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो माशाल्लाह जाते हैं। आप ये देखें ना कि उनका सिर्फ उनका जो वक्त होता है वो थोड़ा लंबा होता है, लाइक के 4 साल उनको वो ये सोच सोच के ज़्यादा अपने आप को डिप्रेस करते हैं कि यार मुझे 4 साल पढ़ना पड़ेगा। हाँ हाँ, 1 साल की डिग्री थी, तो फीस के बारे में भी वो ज़्यादा सोचते हैं। बेहतर ये है कि वो ये उसमें होता ही है कि आपकी 3-4 दिन क्लासेस है ना अगर, तो बाकी 3 दिन आप जॉब वो ढूंढो जिसमें 3 दिन आप फुल टाइम जॉब करो, मतलब कि 3 दिन जॉब करो। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जो स्टडी ऐसे नहीं है कि पूरा साल ही चलती रहेगी कि जी आपने हाँ। 300 दिन पूरा साल ही जाना है भाई। आपने उसमें आपको हॉलीडेज आती हैं, अभी जैसे क्रिसमस हॉलीडेज स्टार्ट होंगी, फिर उसके बाद वो ईस्टर, फिर उसके बाद समर, तो हर 2-3 माह बाद आपको 2-3 वीक का गैप आता है। तो एग्जाम शुरू हो गए, असाइनमेंट शुरू हो गई, मतलब तो उसमें easy आप फुल होती है टाइम चीज़। काम करो। आप, मैंने इसलिए बोला कि कोशिश करें वो लोग 2 टाइम्स जॉब जॉब करें, करें। वीकेंड पे अलग ढूंढें और जो है इवनिंग में एक अलग फाइंड आउट करें। ठीक है, अगर आप माइंड नहीं करते, आपका एक्सपीरियंस तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम आपकी स्टोरी सुनना चाहते हैं कि आप अपने बैचलर्स या मास्टर्स में पार्ट टाइम जॉब किस तरह करते थे? उसमें ये होता था कि अपना यूनिवर्सिटी पहले आपको बता देती है कि जी आपके डेज कौन से हैं, लाइक मंडे और ट्यूसडे अगर आपके 2 दिन फुल हैं, वेडनेसडे हाफ है, तो ये 2.5 डे तो आपका स्टडी का हो गया ना। हाँ। ठीक है। अब आपने जहाँ पे जॉब करनी है तो आपने उनको अपनी अवेलेबिलिटी देनी है कि जी मैं वेडनेसडे इवनिंग से लेके थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, अब 4.5 डे आपने उनको बताना है कि जी इस टाइम में आप जब जॉब में यही एक वहाँ की अच्छी बात है कि वो जब भी आपसे पूछें कि जी आप किस टाइम अवेलेबल हो, आपने वो टाइम दे के उस टाइम पे जाना है। मतलब अपनी अवेलेबिलिटी डिफाइन अवेलेबिलिटी डिफाइन करनी है, तो वो आपको फिर अकोमोडेट करेंगे कि हाँ जी ये बच्चा इस टाइम फ्री है, इसको इस टाइम बुला ले। तो हम स्टोर्स में काम करते थे ड्यूरिंग स्टडी, तो वो मैनेजर्स को ज़ाहिर है स्टोर्स वहाँ पे उनकी भी एक फिक्स टाइमिंग है, लेकिन उस टाइम में कुछ लोग होते हैं जैसे अपना किसी ने बच्चों को स्कूल से पिक करना है, किसी की अपॉइंटमेंट है, किसी का कुछ है, तो वो उस टाइम ब्रेक चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स को उस चीज़ में अकोमोडेट कर देते हैं कि अगर एक बंदे की अपॉइंटमेंट है हॉस्पिटल में, वो 3 घंटे नहीं आ सकता, वो 3 घंटे की स्लॉट आपको दे देंगे कि जी आए आप यहाँ पे 3 घंटे काम कर लें, 3 घंटे अकोमोडेट कर लेंगे आप उसकी जगह, और आप यू विल बी पेड। जी जी और फहद भाई, जो मेरा भी बड़ा एक क्यूरियस क्वेश्चन है, जो पीआर रूट, आईएलआर का रूट, जी जी। पक्के होने का जो रूट है, आपको कितना टाइम लगा, और क्या एक्चुअल रूट है जो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, जो आपने भी फेस किया है? उसमें पहली बात ये है कि जब आप एक लाइन है, ठीक है, उसमें ये है कि सबसे पहले आप कोशिश करें कि जैसे ही वहाँ पे जाते हैं आपको जो काम दिया गया है स्टडी का वो पूरा करें।
अब तो ऑप्शन ही नहीं है कि आप जाते हैं वहाँ भी बोल दो कि जी पीआर के रूट पे हम चले जाएं, 5 साल बाद हमारे पास डेफिनेट आ जाए, फिर पासपोर्ट आ जाए। अब ऐसा कोई रूट नहीं है। अगर आप स्टूडेंट गए हो तो आपने वहाँ पे जाते सबसे पहले स्टडी करनी है अपनी, और स्टडी करने के बाद आपको वहाँ पे PFW मिलता है। Obviously, right, yes. अब मैं आपको बताता हूँ जो मुझे लगता है जो इजी कैलकुलेशन है अभी, अगर एक बंदा मास्टर्स में गया है तो पहले हाफ फीस वो यहाँ से दे देगा, आधी फीस रहेगी उसकी, वो देने के बाद वो वहाँ से कमा लेता है इजीली, दे रहे हैं लोग, कर रहे हैं, अपनी डिग्री पूरी करें, डिग्री पूरी करने के बाद फिर आ जाता है उसके पास PFW। अब अगर मैं आपको इजी कैलकुलेशन बताऊँ तो 15,000 पाउंड 15,000 पाउंड इजीली एक स्टूडेंट कमा लेता है PFW के फर्स्ट ईयर में। ओके, पहले साल में अपना मेरा ख्याल है फीस पिछले साल जो दी होती वो खत्म हो गया ना, वो तो आपने पूरे कर लिए, उसमें आपने अपने खर्चे निकाल लिए, उसके अपने क्या कहते हैं खर्चे निकालने के बाद आपने फीस दे दी, अपना रह लिया, अपने आपको सेट कर लिया, अपनी अकोमोडेशन चला ली। अब आप PFW पे आपको फुल टाइम वर्क हुआ है, जहाँ चाहो जब चाहो जैसे चाहो काम करो, ठीक है। अब आप 15,000 पाउंड आप इजीली एक साल में सेविंग में कह रहा हूँ, एक सिंगल बंदा इजीली इतनी सेविंग कर सकता है अगर आप वो जैसे भी जॉब करें। अब 2 साल का PFW है, ठीक है, 2 साल की कितनी सेविंग होगी? 30,000 पाउंड। 30,000 पाउंड। अब ये दौरान उसके कितने साल हो गए? 3 साल। 3 साल पूरे 3 साल हो गए। 3 साल के बाद उसके पास 30,000 पाउंड है। बिल्कुल है। और सेविंग्स में है, सेविंग में ये खर्चा निकाल के उसने एक बार पाकिस्तान में अगर ट्रैवल कर लिया है, फीस भी अपनी दे दी है, यूके में 3 साल में सिस्टम को भी समझ गया है, तो PFW के बाद उसके पास 30,000 की सेविंग है। ये मैं इसलिए करूँ कि अगर वो इस ट्रैक पे चलता है 30,000 से वो अपना कोई भी बिजनेस करके वहाँ पे अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर कर सकता है। वेरी वेल। एक शॉप वो ले ले, मोबाइल की शॉप ओपन कर ले, एक चिकन शॉप ले ले या कैफे खोल ले। ये मैं छोटे बिजनेस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें आप जितनी मेहनत करोगे आपको उतना रिटर्न भी मिलेगा, और सेटअप भी इजी है। हाँ, छोटे बिजनेस अगले 5 साल आप अपने बिजनेस को भी चलाओ, पैसा भी कमाओ और अपना सर्कल चलता रहेगा, अपना वीजा भी चलाओ, वीजा भी चलाओ। हाँ। और एक बड़ा प्यारा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपसे मैंने पहले भी पूछा था कि मैं क्या ये पूछ लूं। आप 2009 में यूके गए थे जी। इट्स बीन 15 years जी। नाउ आप सेटल्ड हैं, यू हैव एवरीथिंग यू वांटेड ऑलरेडी, लेकिन आप मेरा गेस 19 साल के थे जब यूके गए? 19.5 साल के। लेट्स से 2025 चल रहा है, अब भी 19.5 साल के हैं। आपको अब दोबारा एक चॉइस दी जाए कि क्या आप दोबारा यूके जाएंगे? मेरे ख्याल से जाना चाहिए एज कम्पेयर टू अगर आप पाकिस्तान में एक, मुझे नहीं आजकल मेरे ख्याल से 35 से 40 लाख रुपए आजकल खर्चा हो रहा है ऑलमोस्ट, यस, हाँ जी, जिसमें आप अपना 6 महीने की फीस, इंश्योरेंस, एम्बेसी फीस वगैरह देके सारा कुछ 35 चलिए 40 लगा लेंगे कि साथ भी बच्चा लेके जाएगा कुछ नहीं, तो वो इतने पैसे लगाने के बाद आपको पाकिस्तान में एक प्रॉपर्टी अगर आप ले लें तो 20-25 हज़ार पे आपको रेंट आएगा मैक्स, और ये 40-45 पे उसमें भी अब प्रॉपर्टी पे अगर आप रजिस्ट्री वगैरह करवाते हैं टैक्स देने पड़ेंगे, बाहर टैक्स तो वहाँ पे भी देते हैं, यहाँ पे देने के बाद भी आपको 1 साल की अर्निंग होगी 2 लाख 2.5 लाख रेंट में। तो बेहतर नहीं, आई बिलीव कि हर घर से कम एक बच्चा जो है कोशिश करे कि बाहर चले जाए। वो अपना, मैं आपको बता रहा हूँ सर कि हम 2009 में गया था, तब तो खैर आईफोन का इतना ट्रेंड नहीं था। अब मैंने वहाँ पे जो बच्चों को देखा है विद इन अ ईयर, विद इन फॉर मंथ्स, 2-3 माह बाद वो लोग आईफोन ले लेते हैं अपना, मतलब लाइफस्टाइल अपडेट कर लेते हैं। ऑलरेडी आप बताएं कि 35 लाख लगा के आप 5 लाख का फोन यहाँ पे लेके दें ना उसी इनकम से ये 5 लाख आप कोई भी कारोबार करें 35 लाख लगाएं और उसमें से आईफोन निकालें मुझे दें। लेकिन वहाँ पे वो बच्चों की ख्वाहिश है, ट्रेंड है ना, एक सोच है कि अच्छी जो चीज़, और अच्छी बात है कि जो उनका दिल करता है अगर वो अच्छी अगर ज़्यादा स्ट्रगल करें, मेहनत करें तो उनको जो चीज़ उनको चाहिए वो मिलनी चाहिए, तो वो जाते हैं अपना इतनी अर्निंग कर लेते हैं। मैं बता नहीं रहा कि 1,000 पाउंड आप अगर अच्छी जॉब कर रहे हो तो 1,000 में वो फ़ोन लेते हैं, अपना लाइफस्टाइल तो डेफिनेटली अपडेट चेंज हो जाता है। हाँ। उसमें यह है कि उसमें वो अपने घर वालों को भी सपोर्ट करते हैं। हाँ, ये सबसे अच्छी आपने, बल्कि जैसे आपने भी बताया मुझे कि आपने, मेरा आई गेस आपके 2 या 3 भाई या बहन। हाँ जी, सबसे पहले मैं गया था, फिर उसके बाद मेरी एक सिस्टर गई है, फिर एक सिस्टर गई है, फिर अब भाई गया, तो माशाल्लाह हमारी सारी फैमिली वहाँ पे ही है। तो माशाल्लाह वो एक के जाने की देर थी आई गेस, और आज भी ये इनिशिएटिव चाहिए कि एक के जाने की देर और बाकी इंशाल्लाह उसमें फिर पाकिस्तान फैमिली को सपोर्ट होते हैं, चाहे वो यहाँ पे हो चाहे वो वहाँ पे हो, तो होना भी चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ ना कि अगर एक बंदे को आप यहाँ पे 35 लाख का काम करवा दें तो वो अपना सर्कल भी नहीं चला सकता। 35 लाख पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना, इस 35 लाख का जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, मुझे नहीं लगता वो महीने का 2-2.5-3 लाख रुपए आएगा। कि आपका कोई पहले बिजनेस बहुत अच्छा सेटअप हुआ, वो फिर आप अपना बेटा या बेटी को उसमें आगे इन्वॉल्व करो ये चलाएं, लेकिन नए बिजनेस में आप इतना कभी नहीं निकाल सकते। और फहद भाई, आपकी क्या एडवाइस है उनके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए
जो आप देख रहे हैं, क्या उनको इंटरमीडिएट के बाद बैचलर्स पे जाना चाहिए या फिर बैचलर्स करके मास्टर्स के लिए जाना चाहिए, क्या बेहतर होगा उनके लिए? ये स्टूडेंट पहले डिसाइड कर ले कि उसकी फील्ड क्या है। अगर तो वो कहते हैं कि जी हमने आईटी में जाना है या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या मैनेजमेंट में या किसी आईटी डिफरेंट जिस कोर्स में भी जाना है, अगर को पाकिस्तान में उसकी अच्छी है मतलब कि अपॉर्चुनिटी, तो वो यहाँ से बैचलर कर लें। अगर उनको कोई समझ नहीं आ रही है मतलब कि उनके नॉर्मल मार्क्स हैं, यहाँ पे जॉब बीबीए कर ले या फिर वो यहाँ पे जॉब का उनका है, तो इट्स बेटर कि वो फोकस करें कि इंटर के फ़ौरन बाद इंग्लैंड चले जाएं, वहाँ पे 3 साल की एक अच्छी डिग्री लें, क्योंकि डिग्री लेने के बाद पीएफडब्ल्यू लें, 5 साल पूरे हो गए और 5 साल में वो मैच्योर भी हो जाते हैं और अपने लिए एक अच्छा फैसला आगे ले सकते हैं। इसमें ये होता है कि आपने जो पैसे लगाए होते हैं उसमें आप बदले में आपको एक अच्छी डिग्री मिल जाती है। ठीक है, डिग्री लेने के बाद आप वापस आना हो तब भी आप इतने एनर्जेटिक और यंग होते हो कि आपको डिग्री के साथ एक्सपीरियंस काउंट करता है और आपको यहाँ पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे एक अच्छी फील्ड पकड़ी हुई है तो फिर आप वो पूरी करके बैचलर करके फिर आप मास्टर्स में चले जाओ। फाद भाई, अब जो 2025 में तो चले गए ऑलरेडी स्टूडेंट्स, 2026 में जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं, कभी आप भी स्टूडेंट थे, आपकी उनके लिए क्या एडवाइस है? व्हाट इज द पीस ऑफ एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव अनदर स्टूडेंट जो आज 19 साल का है और जो जा रहा है अपने ख्वाब यूके लेके? मैं ये कहूँगा कि जब आपने अपना यहाँ से स्टडी जो करनी थी वो कर ली, अब वहाँ पे स्टडी थोड़ी डिफरेंट है। डिफरेंट मीन कि आपको मुश्किल लगेगी, लेकिन आप अपना ट्रैक कभी ना छोड़ना, अपनी डिग्री पूरी करना, उसके बाद आपको जो ऑप्शन वहाँ पे मिले उनको अवेल करें, तो अपना ट्रैक से नीचे नहीं उतरना। हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशन वो हर हमारी बात चेंज हुए, जब हम लोग थे तब भी बहुत सारे चेंज हुए और अब तो इंटरनेट है, सोशल मीडिया, आपको अब अगर सुबह अपडेट कोई आई है तो शाम तक आपको पता चल जाती है। तब तो हम अपनी एप्लीकेशन खुद कर भी नहीं सकते थे, अब वहाँ पे सोलिसिटर्स होते थे, हमने वहाँ पे उनके पास जाना, उनको डॉक्यूमेंट्स देने, उन्होंने आगे, हमें पता ही नहीं होता था क्या करना है, ये अपना हार्ड कॉपी जाती होती थी, ऑनलाइन कोई चीज़ नहीं थी। तो आज के लिए ज़्यादा आसानी होगी। आजकल तो बहुत आसानी है, अब आसानी है कि उनको सब पता है, उनको ये ज़्यादा खर्चा नहीं है कि वकीलों को फीसें देनी है, इधर उधर पैसे देने लगाने हैं। अरफाज भाई, एक बड़ी मजेदार सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी जी। जो आजकल ना, मैंने भी बहुत बार रील देखी है कि यूके बैठे लोग ना बीच पे बैठे पैसे गिन रहे हैं और पाकिस्तान वालों को कह रहे हैं कि यार मत आना। तो आपका क्या कहना है ऐसे लोगों के लिए जो वहां पे रह रहे हैं और यहाँ वालों को कह रहे हैं कि मत आओ? नहीं, ये तो गलत बात है कि आप खुद वहाँ पे बैठे और यहाँ पे लोगों को कह रहे हैं कि यहाँ पे ना आए। पहली बात तो ये कि जिसने भी जाना है अपने खर्चे पे अपना स्पॉन्सर ढूंढ के यूनिवर्सिटी वगैरह एडमिशन लेके जाना है, तो उसमें आपकी थोड़ी बहुत यही हेल्प हो सकती है कि आप उसको एयरपोर्ट से ले आओगे, आप उसको अकोमोडेशन में दे दोगे, बाकी उसने कमाना खाना जो उसकी किस्मत में उसे वही मिलेगा। तो ऐसे लोगों के लिए मेरी यही एडवाइस है कि सबसे पहले तो वो इनसे एडवाइस लेने की बजाय इनको दें कि आप वापस आ जाएं, पाकिस्तान में अभी उनके लिए अच्छे ऑप्शन है। तो बेहतर ये है कि वो अपना गलत बातें जो हैं वो ना फैलाएं और मतलब खुद चौधरी ना बने, बाकियों को भी सीढ़ी हाँ जी, अगर आपके लिए ठीक नहीं है तो आप पहले वापस आके यहाँ पे आके बताएं, प्रैक्टिकली आप बताएं ना। तो ये बात गलत है कि आप वहाँ पे खुद भी रह रहे हैं और कह भी रहे हैं कि जी यहाँ पे ना हो, यहाँ पे ना हो। तो जिसने आने अपना किस्मत नसीब अपना रिज़्क लेके आना है। तो मतलब एडवाइसेस से ज़्यादा आप सेल्फ लर्निंग करें, अपनी अपॉर्चुनिटीज हंट करें और बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम पढ़ें, लेट्स गो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फहद भाई, आपकी ये 2009 से अब तक की जर्नी मेरा ख्याल है सम अप है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब who are aspiring students right now, जो अब जाना चाह रहे हैं। Thank you so much for your time, and you all please stay tuned for the next episode. Thank you. Thank you so much.